नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच सभी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं, लेकिन यहीं पर एक सबसे चर्चित सीट है सोनीपत की सीट, जिस पर सबकी नजर है, क्योंकि सोनीपत के जो विधायक है वो इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। ईडी ने उन पर शिकंजा कस लिया है। तो वहीं पर अब जनता ये सोच रही है कि कांग्रेस की ओर से दावेदार कौन होगा। वहीं बीजेपी ने कुछ पुराने दावेदारों को सामने लाकर खड़ा किया है, तो कुछ नए दावेदार भी हैं जो जनता के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। फिलहाल तो सभी पर जनता की नजर है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ चेहरे लाकर जनता को दिए हैं। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र पवार तो थे ही दावेदार, उसके अलावा कुछ नए चेहरे भी हैं जो इस बीच जनता के साथ नजर आने वाले हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है। क्या सुरेंद्र पवार को टिकट दी जाएगी या उनके लड़के इस बार मैदान में आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर कांग्रेस हमेशा से अपना सिलसिला लेकर चलती आई है। खैर चलिए नजर डालते इस रिपोर्ट पर, देखते हैं कि कौन सी पार्टी से कौन सा दावेदार सोनीपत की सीट के लिए टिकट मांगना चाहता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया में नजर आने लगी है। जनता के बीच भरे मंचों से एक दूसरे पर कटाक्ष करती भी दिखाई दे रही है। कहीं पर कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब चला रही है, तो कहीं पर बीजेपी विकास की लहर का राग अलाप रही है। लेकिन इस बीच जनता की नजर सबसे हॉट सीट सोनीपत पर पड़ी हुई है। वजह है सोनीपत में टिकटों का वितरण। जनता की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिरकार सोनीपत में कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को अपना टिकट देकर जनता के बीच भेजेगी। सोनीपत विधानसभा सीट पर दो पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और यह दोनों पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे करके अपने उम्मीदवारों को जनता के बीच भेज रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी अभी कुछ नहीं है। सोनीपत सीट पर अगर बीजेपी के भावी उम्मीदवारों के चेहरे की बात करें तो यहाँ पर लिस्ट लंबी है। सोनीपत सीट पर बीजेपी की ओर से सबसे पहला नाम ललित बत्रा, योगेश पाल अरोड़ा, कविता जैन या राजीव जैन, या फिर हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मेयर निखिल मदान चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक सुरेंद्र पवार का नाम सुर्खियों में था, लेकिन जब से सुरेंद्र पवार ईडी की गिरफ्त में आए हैं, तब से कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में भी कुछ और नाम शामिल हो गए हैं। यह नाम सुरेंद्र चिकारा, सुरेंद्र दहिया, कमल हसीजा और कमल दीवान नेताओं के नाम सामने है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों पार्टियों के नेताओं की छवि जनता के बीच साफ सुथरी है? क्या दोनों पार्टियों के होने वाले उम्मीदवार ईडी की नजरों से बच सकते हैं? क्योंकि ईडी जिस तरह से अब एक्शन के फॉर्म में नजर है, तो आने वाले समय में किसी भी नेता पर कभी भी गाज गिरती दिखाई दे सकती है। तो चलो आज दोनों पार्टियों के नेताओं के भूतकाल पर थोड़ी सी नजर डालते हैं कि किस समय पर कौन से नेता ने किस तरह से सुर्खियां बटोरी थी। इस लिस्ट में सबसे पहले बीजेपी के नेताओं पर ही नजर डालते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है योगेश पाल अरोड़ा का। योगेश पाल अरोड़ा ने अभी तक कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है। यह पहली दफा होगा। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो वह बड़ा इलेक्शन लड़ेंगे, इसलिए अभी तक उनकी छवि बेदाग है। दूसरा नाम कविता जैन और उनके पति राजीव जैन का है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि दोनों पति पत्नी में विधानसभा सीट का टिकट कौन लेकर जाएगा। उनकी पत्नी कविता जैन सोनीपत से पूर्व विधायक है और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी है। उनके पति राजीव जैन एक बार फिर काफी सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन इन सब से भी दिलचस्प बात यह है कि अब जनता के बीच राजीव जैन के पार्टी बदलने की सुरगुराहट तेज हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगर बीजेपी पार्टी राजीव जैन को टिकट नहीं देती है या कविता जैन को भी टिकट नहीं मिलता है, तो राजीव जैन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शपथ लेते नजर आ सकते हैं, जो चुनाव के बाद बीजेपी को भारी पड़ता दिखाई दे सकता है। सोनीपत सीट से काफी चर्चाओं में रहने वाला एक नाम ललित बत्रा का भी है, जो पूर्व वाइस चेयरमैन है।
ललित बत्रा ने भी 2005 और 2019 में चुनाव लड़ा था। बता दें कि 2005 में अनिल ठक्कर से मुकाबले में ललित बत्रा को मात्र 8,800 ही वोट मिले थे। 2019 विधानसभा का इलेक्शन कविता जैन 34,000 वोटों से हारी थी। तो वहीं 6 महीने बाद ललित बत्रा ने मेयर के इलेक्शन में 58,800 वोट हासिल किए थे, लेकिन यहां निखिल मदान से 13,000 वोटों से वो इलेक्शन हार गए थे। अब बात करते हैं सोनीपत में सबसे चर्चित नाम की। यह नाम है निखिल मदान का, जो सोनीपत में मेयर है। निखिल मदान पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि निखिल दीपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रातों रात पार्टी बदल ली और वह बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल यह पूरा मामला ईडी से जुड़ा हुआ है और जब जब ईडी का नाम सामने आता है तो बीजेपी का नाम खुद ब खुद शामिल हो जाता है। कहा जाता है कि निखिल पर भी ईडी की नजर थी। उनके चाचा पहले से ही जेल में हैं और बीजेपी में शामिल होने से एक रात पहले ईडी के द्वारा उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी थी। सोनीपत की जनता की माने तो निखिल मदान के घर के बाहर बुलडोजर तैनात था, लेकिन वक्त रहते निखिल ने पार्टी बदल दी और उन पर से ईडी ने अपनी नजर हटा ली। कहा जाता है कि निखिल मदान अब सरकारी गवाह बनकर अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ सुरेंद्र पवार एक जाना माना चेहरा थे, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद अब सवाल यह है कि सुरेंद्र पवार की जगह कांग्रेस किसे टिकट देगी। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि सुरेंद्र पवार के लड़के ललित पवार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं, या फिर यहाँ विक्टिम कार्ड खेलते हुए ललित पवार की पत्नी समीक्षा को भी राजनीति में शामिल किया जा सकता है। अगर समीक्षा राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ती है तो पंजाबी वोटों का कांग्रेस को फायदा हो सकता है और बीजेपी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस की ओर से सोनीपत सीट पर सुरेंद्र दहिया या जिन्होंने अभी तक कोई बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ा है, उन पर भी जनता की नजर टिकने लगी है। लेकिन इस लिस्ट में वह अकेले नहीं है, उनके साथ साथ कमल हसीजा और कमल दीवान दो और नाम शामिल है, जिन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वे इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग कर सकते हैं। कमल दीवान एमएलए देवराज दीवान के बेटे हैं, जिन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। इसके साथ ही वह बीएसपी के साथ भी जुड़ चुके हैं। अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से देवेंद्र गौतम और विमल किशोर का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी दोनों ही चुनावी अखाड़े में नए खिलाड़ी हैं। ऐसे में जनता उन पर कितना भरोसा करेगी और वह आम आदमी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बाकी अन्य पार्टी जैसे इनेलो और जेजेपी से कुछ खास उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं। जेजेपी पार्टी से सुमित राणा का नाम किसी किसी की जुबान पर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वह चुनाव लड़ेंगे और क्या उन्हें पार्टी टिकट देगी, इस पर खुलकर कहना जल्दबाजी होगी। सोनीपत वोट बैंक की बात करें तो 40% पंजाबी वोट है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी योगेश पाल अरोड़ा और ललित बत्रा में से किस पर दांव खेलना पसंद करेगी, क्योंकि दोनों ही पंजाबी है। सोनीपत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह सोनीपत जिले में स्थित है और सोनीपत संसदीय सीट के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 2013 की जनगणना के मुताबिक जिले की कुल जनसंख्या 14,50,001 है, जिसमें से शहरी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा 2,10,521 है। सोनीपत विधानसभा में अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 33,001 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 15.27% है। सोनीपत विधानसभा में एसटी मतदाताओं की संख्या लगभग 0 है, जो 2021 की जनगणना के अनुसार लगभग 0% है। सोनीपत विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 9,077 है, जो मतदाता सूची विश्लेषण के अनुसार लगभग 4.2% है। सोनीपत विधानसभा में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 2,982 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1.38% है। सोनीपत विधानसभा में शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 2,13,135 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 98.62% है।
2019 विधानसभा चुनाव के अनुसार सोनीपत विधानसभा के कुल मतदाता 2,16,117 है। 2019 विधानसभा चुनाव के अनुसार सोनीपत विधानसभा के मतदान केंद्रों की संख्या 179 है। 2019 के संसदीय चुनाव में सोनीपत विधानसभा में मतदान 64.13% रहा। 2019 विधानसभा चुनाव में सोनीपत विधानसभा के मतदान 61.77% रहा था। खैर, अब टिकट के ऊपर बात है कि कौन सी पार्टी किस पर दांव लगाएगी और टिकट देगी और क्या जनता उसे स्वीकार करेगी, देखना काफी दिलचस्प रहेगा।